चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि सरकार एक आदेश निकालती है जिसके तहत दो फियर्सली राइवल कंपनीज को एक ही बोर्डरूम शेयर करना पड़ेगा। सुनने में ही काफी क्योटिक लग रहा है। हाँ, और उसमें रूल ये है कि कंपनी ए को एक्सेस मिलेगा सिर्फ मंगलवार को और कंपनी बी को सिर्फ शुक्रवार को। बाकी दिन वो कमरा पूरी तरह बंद रहेगा। मतलब किसी भी दिन आमने सामने आने का कोई चांस ही नहीं रखा। एग्जैक्टली। और जिस दिन दोनों कंपनीज का एनुअल शेड्यूल टकरा गया उस दिन उस एक कमरे के बाहर हजारों राइट पुलिस और कर्फ्यू जैसी स्थिति लगानी पड़ेगी। सुनने में ये किसी डिस्टोपियन नॉवेल का प्लॉट लगता है ना? बिल्कुल, कोई आम इंसान तो यही सोचेगा कि ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में कैसे हो सकती है। लेकिन पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश के धार में एक इमारत के लिए यही हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी थी। आज इस गहरी छानबीन में हम किसी आम जमीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं। सही बात है। ये एक ऐसी जगह है जिसके पत्थरों में 1000 साल का ज्ञान, सदियों का खून खराबा और एक बेहद उलझा हुआ कानूनी चक्रव्यूह छिपा है। और आज 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हमारे पास इस साइट के ASI सर्वे की लगभग 2000 पेजेस की रिपोर्ट है, वेरीफाइड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और कोर्ट के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारा मकसद यहाँ किसी साइट को डिफेंड करना नहीं है। हम बस इस पूरे केस को डाइसेक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम देखना चाहते हैं कि कैसे 1000 साल पुराना मंदिर जो लगभग 700 साल तक एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल हुआ, उसे बिना किसी दंगे या वायलेंस के मॉडर्न साइंस और कानून के जरिए वापस क्लेम किया गया। देखिए, लीगल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये केस एक एब्सोल्यूट मास्टरक्लास है। अगर हमें इस 2026 के फैसले को सच में समझना है तो इस सो कॉल्ड शेयर्ड बोर्डरूम की बुनियाद को समझना पड़ेगा। तो कहाँ से शुरू करें हम इस बुनियाद को? ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री मल्टीपल लेयर्स में लिखी गई है, बिल्कुल एक आर्किटेक्चरल पैलिम्सिस्ट की तरह। वेट, पैलिम्सिस्ट? ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया। हाँ, मैं समझाता हूँ। पैलिम्सिस्ट यानी एक ऐसा पुराना पन्ना जहाँ पहली लिखावट को मिटाकर नया टेक्स्ट लिखा गया हो, लेकिन पुरानी इंक आज भी उस नए टेक्स्ट के पीछे से झलक रही हो। कोर्ट के सामने आज वही पुरानी इंक पढ़ने का सबसे बड़ा चैलेंज था। ओह वाव! और उस पुरानी इंक की शुरुआत होती है साल 1000 AD में, जब सेंट्रल इंडिया में परमारा डायनेस्टी के राजा भोजा का राज था। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था और मैं सीरियसली शॉक्ड था। हाँ, लोग अक्सर उन्हें सिर्फ एक राजा समझते हैं जो तलवार लेके घूमते थे, लेकिन असल में वो उससे कहीं ज्यादा थे। सही में, उन्होंने मेडिसिन, फिलॉसफी, पोइट्री और आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पर 3000 बड़ी किताबें लिखी थीं। मतलब एक रूलिंग किंग इतना लिख रहा है। उन्होंने अपनी राजधानी धार को उस वक्त भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल बना दिया था। बिल्कुल, और यही वजह है कि धार उस समय ज्ञान का एक बहुत बड़ा एपिसेंटर बन गया था। अगर मैं एक मॉडर्न एनालॉजी यूज करूं तो क्या हम उस दौर की भोजशाला को 11वीं सदी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, क्योंकि वहां दूर दूर से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे? आप ऑक्सफोर्ड वाली एनालॉजी बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन उसमें एक लेयर और जोड़ दीजिए, डिवोशन की। ये एक यूनिवर्सिटी जरूर थी, पर यह माँ वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर भी थी। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई और पूजा दोनों एक ही जगह होती थी? एग्जैक्टली। सुबह वहां पूजा होती थी और दिन भर एस्ट्रोनॉमी और संस्कृत ग्रामर पर बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी। ज्ञान और धर्म का ये ओवरलैप ही भोजशाला की सबसे बड़ी ताकत थी। ये सच में बहुत यूनिक है। मैंने पढ़ा कि आज भी वहां के पिलर्स पर 11वीं और 12वीं सदी के संस्कृत अल्फाबेट्स इनग्रेव्ड हैं। हाँ, सोचिए, पत्थर पर ग्रामर के टेंसेस और मूड्स उकेरे गए थे। राजा भोजा के सक्सेसर्स जैसे उदयादित्य और नरवर्मन की तारीफ में पुराने स्टैंजास लिखे हैं। ये एक लिविंग ब्रीदिंग इंस्टीट्यूशन था, जिसमें हर एक दीवार एजुकेशन और रिलीजन को एक साथ सेलिब्रेट करती थी। लेकिन यही चीज इसे आगे चलकर एक आसान टारगेट भी बनाती है ना? सही पकड़ा आपने। और वहीं से इस इमारत का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अगर ये जगह इतनी पीक पर थी तो हम वहां अचानक एक मस्जिद तक कैसे पहुंचे? ये कोई रातों रात हुआ हमला तो नहीं था? मैंने सोर्सेज में देखा कि 1269 AD में कमाल मौलाना नाम का एक मुस्लिम फकीर मालवा आता है। बिल्कुल, और ये बहुत क्रूशल डिटेल है। वो वहां बरसों रहा, लोगों से मिला और एसेंशियली उसने एक इंटेलिजेंस गैदरर का काम किया। उसने मिलिट्री वीकनेसेस, रास्ते सब समझ लिए। बाप रे, मतलब एक प्रॉपर प्री प्लान्ड रिकॉनेसेंस मिशन था ये। और फिर उसके काफी साल बाद 1305 AD में अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है,
लेकिन यहाँ मैं एक पॉइंट रेस करना चाहती हूँ। हाँ बताइए। खिलजी ने हमले में 1200 हिंदू स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स का मैसेकर किया और भोजशाला के पिलर्स पर बनी आकृतियों को छेनी से, चिजल से काटकर मिटा दिया। जमीन जीतना समझ आता है, पर इन पढ़े लिखे स्कॉलर्स को मारना और पिलर्स से ग्रामर मिटाना। देखिए, इसे हम एसेंशियली आर्किटेक्चरल मेमोरी वाइपिंग कह सकते हैं। जब आपको किसी सभ्यता का डीप रूटेड कॉन्फिडेंस तोड़ना होता है, तो आप सिर्फ उनकी आर्मी को नहीं हराते, आप उनकी आइडेंटिटी पर अटैक करते हैं। बिल्कुल, आप उनके ज्ञान के केंद्रों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइब्रेरी जलाना या यूनिवर्सिटी तोड़ना सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं है, वो एक पूरी जनरेशन की हिस्ट्री और उनके टेक्स्ट को मिटाने का फिजिकली वायलेंट तरीका है। खिलजी का भोजशाला पर हमला इसी लंबी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। तो उन आकृतियों को एक्सप्लिसिटली छीनी से इसलिए मिटाया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने रूट्स को भूल जाएं। हाँ, और बाद के मुस्लिम शासकों ने 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास उन्हीं बर्बाद किए गए मंदिर के पिलर्स और रिमेन्स को असेंबल करके वहां कमाल मौला मॉस्क खड़ी कर दी। ओरिजिनल स्ट्रक्चर वही रहा, जमीन वही रही, बस पूरा कैरेक्टर बदल दिया गया। वही पैलिम्सेस्ट जिसका आपने स्टार्ट में जिक्र किया था, नई लिखावट पुराने पन्ने पर। एग्जैक्टली। और इस प्रोसेस में ओरिजिनल आइडेंटिटी को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उस पन्ने का सबसे बड़ा हिस्सा, माँ वाग्देवी की ओरिजिनल मूर्ति, उसका क्या हुआ? ये मुझे इस पूरे केस का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा लगता है। वो स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए हमें फास्ट फॉरवर्ड करके 19वीं सदी के ब्रिटिश दौर में चलना होगा। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि एक लोकल एजुकेशन सुपरिंटेंडेंट थे, के लेले। उन्होंने पहली बार फॉर्मली हाईलाइट किया कि भाई इस मस्जिद के अंदर तो क्लियर संस्कृत और प्राकृत के इंस्क्रिप्शंस हैं। सही बात है। और फिर 1900 में यूजीन हल्च ने एपिग्राफिया इंडिका में अर्जुना वर्मन की ढार इंस्क्रिप्शन पब्लिश की। इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज का ध्यान इस पर गया और उन्होंने थोड़ी खुदाई की, और तब उन्हें वहां एग्जैक्ट हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के रिमेन्स मिल गए। और तब सबसे बड़ा जैकपॉट मिला, है ना? भोजशाला के अंदर से वही माँ सरस्वती की ओरिजिनल मूर्ति मिल गई। हाँ, पर क्या उन्होंने उस मूर्ति को वापस प्रिजर्व करके मंदिर में रखा? नहीं, उन्होंने उसे प्रॉपर्ली पैक किया और सीधा लंदन भेज दिया। इसको क्या कहेंगे हम, एक तरह का हिस्टोरिकल हाइस्ट ही था ये। एक तरफ ब्रिटिशर्स उस साइट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर रहे थे ताकि उसको बचा सके, और दूसरी तरफ उसका सबसे मेन आर्टिफैक्ट चुरा के ले गए। ये क्लासिकल कॉलोनियल हिपोक्रेसी थी। ब्रिटिश अथॉरिटीज अपना एक स्टैंडर्ड प्लेबुक फॉलो करती थी। अपनी कॉलोनीज से सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्वेशन के नाम पर उठाकर अपनी कैपिटल भेज दो। और इधर उन्होंने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट लगाकर साइट को फ्रीज कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने ये सॉल्व नहीं किया कि ये मंदिर है या मस्जिद, उन्होंने बस इसे एक स्टेट प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी बना दिया। और यही वो पॉइंट था जिसने आने वाली सदियों के लिए एक लीगल मेज, एक भूल भुलैया तैयार कर दी, जो आजाद भारत को आगे चलकर सुलझानी थी। और आजाद भारत की गवर्नमेंट ने इस भूल भुलैया में एक ऐसी ट्रिक निकाले जो शायद किसी को हजम नहीं हुई। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के उस 2003 के ऑर्डर की बात कर रही हैं? हाँ, वही। क्योंकि टेंशन लगातार बढ़ रही थी, तो 7 अप्रैल 2003 को ASI ने वो ऑर्डर निकाला जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, द शेयर्ड बोर्ड रूम, जिसमें हिंदूज पूजा करेंगे ट्यूसडे को और मुस्लिम्स नमाज पढ़ेंगे फ्राइडे को। एग्जैक्टली। अब सोचिए बसंत पंचमी वाले दिन क्या होता होगा, जो कि एक्सप्लिसिटली माँ सरस्वती का दिन है। अगर वो बाय चांस शुक्रवार को पड़ गया तो उस दिन सिस्टम का तो पूरा मेल्टडाउन हो जाता था। टेंशन का लेवल एक्सट्रीम पर होता था उस दिन। एक तरफ सैफ्रॉन फ्लैग्स लग रहे हैं, दूसरी तरफ नमाज की तैयारी हो रही है, मैसिव पुलिस फोर्स, बैरिकेड्स, टेंशन। ये मुझे किसी भी तरह से एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं लगता। आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया है। ये तो बस एक बहुत डीप वुंड पर एक टेम्पररी सी बैंडेज लगा दी गई थी जो हर साल थोड़ी उखड़ जाती थी। पर ASI ने ऐसा किया क्यों? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइजेस अक्सर ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। ASI का वो ऑर्डर उस टाइम के रायट्स और पॉसिबल लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स को रोकने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। लेकिन लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जब एक जगह की फंडामेंटल आइडेंटिटी ही डिस्प्यूटेड हो तो दोनों को थोड़ा थोड़ा अधिकार देने से कॉन्फ्लिक्ट खत्म तो नहीं होता, उल्टा कॉन्फ्लिक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। हर साल टेंशन बढ़ती रही, यहाँ तक कि 1949 के बाबरी मस्जिद केस की तरह कुछ लोगों ने चुपके से मूर्ति अंदर रखने की कोशिश भी की थी, जिसे पुलिस ने फौरन हटा दिया।
तो आखिरकार ये बैंडेड 2 मई 2022 को पूरी तरह उखड़ गई जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक PIL फाइल कर दी। हाँ, उनका आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट इलॉजिकल है, हमें साइंटिफिक सर्वे चाहिए और डेली पूजा का अधिकार चाहिए। जिसके बाद मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ASI भोजशाला का प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे करे। फैसला इमोशंस या सेंटिमेंट्स पर नहीं, प्योर साइंस पर होना चाहिए। और ये सर्वे पूरे 98 दिन तक चला, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा पेजेस की डिटेल रिपोर्ट सबमिट हुई। इस सर्वे में एक बहुत ही फैसिनेटिंग टेक्निक यूज हुई, GPR। हाँ, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रीडर। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि GPR एसेंशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जमीन के अंदर भेजता है। ये वेव्स जमीन के नीचे की डेंसिटी और स्ट्रक्चर से टकराकर वापस आती हैं। बिल्कुल, बिना एक भी पत्थर उखाड़े उन्होंने मस्जिद के फर्श के नीचे का एक पूरा 3D मैप बना लिया और उनकी फाइंडिंग्स वाकई माइंड ब्लोइंग थी। वहां एक मैसिव प्री एग्जिस्टिंग परमार एरा का स्ट्रक्चर मिला था ना। ASI ने फाइनली अपनी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा कि एग्जिस्टिंग मॉस्क उसी मंदिर के रिमेनिंग पार्ट्स पर खड़ी की गई है। हाँ, वहां से लगभग 1700 आर्टिफैक्ट्स मिले। गणेश, ब्रह्मा, नरसिम्हा की टूटी हुई मूर्तियां, वो चिजल्ड आउट पिलर्स जिनकी हमने बात की थी, वो सब डॉक्यूमेंट हुए। और शायद सबसे स्पेसिफिक प्रूफ वहां किंग नरावर्मन का एक इंस्क्रिप्शन मिलना था, जो कि 1094 से 1133 AD का था। साइंस ने उस पेलिम्पेस्ट के पुराने टेक्स्ट को इफेक्टिवली और फिजिकली कोर्ट के सामने लाकर रख दिया। नरावर्मन की इंस्क्रिप्शन और GPR की मैपिंग कोई ओरल मिथ नहीं थे, ये कॉन्क्रीट फोरेंसिक एविडेंस थे कि वहां ओरिजिनल फाउंडेशन एक ग्रैंड हिंदू आर्किटेक्चर की थी। लेकिन यहाँ हमें दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम कम्युनिटी के आर्ग्यूमेंट्स को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उन्होंने नेचुरली इस रिपोर्ट पर अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। हाँ, उनका सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि ASI पहले से ही बायस था, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कई जगह भोजशाला टेम्पल फ्रेज यूज किया। और उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि रिपोर्ट ये फिजिकली साबित नहीं करती कि मंदिर को स्पेसिफिकली तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। पर उनका एक और आर्ग्यूमेंट था जो लीगली बहुत स्ट्रांग लग रहा था। आप एडवर्स पोजेशन वाले पॉइंट की बात कर रही हैं? हाँ, मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहती हूँ। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सूफी सेंट कमालुद्दीन चिश्ती साल 1291 में धार आए थे। उन्होंने 40 साल वहां बिताए, उनकी टूम कॉम्प्लेक्स के अंदर है और वहां पिछले 700 सालों से बिना रुके कंटिन्यूअसली नमाज पढ़ी जा रही है। ये क्लेम डेफिनेटली सरफेस लेवल पे बहुत वजन रखता है। वही ना। अब लॉजिकली सोचिए, अगर हम प्रॉपर्टी लॉ की बात करें तो किसी जमीन पर 700 साल का कंटिन्यूअस और अनडिस्टर्ब्ड यूसेज तो अपने आप में एक लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग क्लेम है। लॉ इसको सिर्फ इसलिए कैसे डिसमिस कर सकता है क्योंकि जमीन के 10 फीट नीचे 1000 साल पुराना मंदिर मिल गया। कोर्ट इन दोनों बातों को कैसे तोलता है? ये इस डीप डाइव का सबसे क्रूशल लीगल इंटरसेक्शन है। आप जो ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी लॉ की बात कर रही हैं वो आम जमीन या घरों पर अप्लाई होता है, लेकिन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में डेटी यानी भगवान एक लीगल पर्सन होता है। अच्छा, एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह। बिल्कुल, एक माइनर यानी नाबालिग की तरह, जिसके राइट्स कभी एक्सपायर नहीं होते। कोर्ट सेंटिमेंट्स या टाइम फ्रेम्स पर नहीं बल्कि ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर पर फोकस करती है। तो इसका मतलब अगर इनिशियल कैरेक्टर कुछ और था तो बाद का उसे उसको नलिफाई नहीं कर सकता? एग्जैक्टली जब एविडेंस एक्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कंक्लूसिवली प्रूव कर देते हैं कि इस स्पेसिफिक साइट का मूल ओरिजिनल कैरेक्टर एक मंदिर का था, तो 700 साल का कंटिन्यूअस नमाज पढ़ना उस ओरिजिनल कैरेक्टर को इरेज नहीं कर सकता। कानून ये देखता है कि इंसेप्शन में वो जगह किस पर्पस से बनाई गई थी। अगर इंसेप्शन साइंटिफिकली और डॉक्यूमेंटरली प्रूवन है तो बाद का यूजरपेशन लेजिट टाइटल ग्रांट नहीं करता। लेकिन वेट, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? हिंदुस्तान में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। ये एक्ट तो क्लियरली यही कहता है ना कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस था वो वैसे ही फ्रीज रहेगा। अगर भोजशाला में 1947 में नमाज पढ़ी जा रही थी तो ये केस इस एक्ट से बाईपास कैसे हो गया? ज्ञानव्यापी जैसे केसेस में तो इसी एक्ट पर पूरी फाइट चल रही है। ये बहुत ही एक्सेलेंट पॉइंट उठाया आपने। यहाँ वही ब्रिटिश एरा की पॉलिसी वापस आती है जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 है, वो एग्जेम्पशन वाला क्लॉज। हाँ, ये सेक्शन स्पेसिफिकली उन मॉन्यूमेंट्स को एग्जेम्प्ट करता है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जिसे हम AMSR एक्ट कहते हैं,
उसके तहत प्रोटेक्टेड है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने और बाद में एएसआई ने भोजशाला को एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए 1991 वाला एक्ट इस पर लागू ही नहीं होता। बिल्कुल, ये एक मैसिव लीगल लूप होल या कह लीजिए टेक्निकलिटी थी, जिसने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को कोर्ट में आर्ग्यू करने का लीगल ग्राउंड दिया। दूसरी तरफ आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट भी दोनों तरफ से था। पर आखिर में साइंस, हिस्ट्री और कानून के इस 1000 साल पुराने मिक्स का निष्कर्ष क्या निकला, जिसका सबको इंतजार था? आज 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी थे, उन्होंने अपना हिस्टोरिकली मॉन्यूमेंटल फैसला दिया। और उस फैसले ने सारी एम्बिग्यूटी को खत्म कर दिया। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि भोजशाला फंडामेंटली एक हिंदू टेंपल है, मां वाग्देवी सरस्वती का मंदिर। कोर्ट ने एएसआई की जीपीआर मैपिंग और इंस्क्रिप्शंस को बेस बनाते हुए तय किया कि ये कंटिन्यूअसली राजा भोला के दौर का एजुकेशनल और रिलीजियस सेंटर रहा है। और वो जो 2003 का एएसआई का अजीब ट्यूसडे फ्राइडे वाला ऑर्डर था, उससे परमानेंटली क्वॉश कर दिया गया। सही में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी को एक सिविलाइज्ड सॉल्यूशन देते हुए स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि उन्हें नमाज पढ़ने और एक नई मस्जिद बनाने के लिए धार डिस्ट्रिक्ट में ही किसी और जगह जमीन अलॉट की जाए। जब मैं इस फैसले को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में बार बार 1992 का अयोध्या बाबरी केस घूम रहा था। दोनों केसेस में अंडरलाइंग थीम ऑलमोस्ट सेम थी। एएसआई का सर्वे हुआ, मस्जिद के नीचे मंदिर के पिलर्स और फाउंडेशंस का मिलना, लेकिन द शेयर कॉन्ट्रास्ट इन हाउ सोसाइटी हैंडल्ड इट इज स्टैगरिंग। बाबरी केस में सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल थी। हाँ, वहाँ कानूनी प्रोसेस स्लो था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी और उसने डेमोलिशन और राइट्स का रूप ले लिया, जिसमें हजारों जानें गईं। लेकिन भोजशाला में एएसआई की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद भी और फाइनली आज इस डिसाइसिव वर्डिक्ट के आने पर भी न कोई दंगा हुआ, न किसी ने कानून अपने हाथ में लिया। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी सोसाइटी पिछले कुछ दशकों में कितनी इवॉल्व हुई है। सही बात है। ये पूरा प्रोसेस एक कंप्लीटली लीगल, टेक्स्ट बुक और पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी के तौर पर अब हम इमोशनल आउटबर्ट्स की जगह फोरेंसिक एविडेंसेस और सुप्रीम कोर्ट्स के फ्रेमवर्क्स पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगे? देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी और सोसाइटल मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन है। लोग अब समझ चुके हैं कि वायलेंस से लीगल टाइटल नहीं मिलता। कानून और इंस्टीट्यूशनली वेरीफाइबल प्रूफ्स जैसे जीपीआर मैपिंग, कार्बन डेटिंग और एपिग्राफी, ये अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की नई भाषा बन गए हैं। ट्रांसपेरेंसी ने ट्रस्ट बिल्ड किया है। बिल्कुल। जब 2 जुडिशियल ऑफिसर्स की निगरानी में 48वें दिन सर्वे चलता है तो लोगों का भरोसा प्रोसेस में बढ़ता है। इस फैसले ने दिखा दिया कि जितना भी कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल वुंड हो, उसे फोरेंसिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कंप्लीटली पीसफुली हील किया जा सकता है। सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क से सेटल हो गया, मंदिर डिक्लेयर हो गया, पर इस पूरी छानबीन के एंड में आकर मुझे लगता है हम इस कहानी का एक बहुत बड़ा अनसॉल्व्ड पजल का टुकड़ा भूल रहे हैं। आप ओरिजिनल मूर्ति की बात कर रही हैं जो लंदन में है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है। एएसआई ने भी यही क्लासिफाई किया। लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि वो असल मूर्ति, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके इर्द गिर्द ये 1000 साल की लेगेसी जुड़ी है, वो तो आज भी भारत में है ही नहीं। वो मूर्ति लगभग 7000 किलोमीटर दूर लंदन के एक म्यूजियम में एक शीशे के डिस्प्ले केस में कैद है। एग्जैक्टली। तो क्या आज का ये 2026 का फैसला यहाँ पर एंड होता है या ये किसी और भी बड़े कानूनी युद्ध की शुरुआत है? अब जब हाईएस्ट इंडियन जुडिशियल अथॉरिटी ने लीगली एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो मंदिर है, तो क्या दुनिया भर के उन म्यूजियम्स के खिलाफ एक इंटरनेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा? ये ग्लोबल रिपैट्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का सबसे बड़ा टेस्ट केस बन सकता है। क्या भोजशाला का अगला मुकदमा अब इंडिया में नहीं बल्कि किसी इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा जाएगा, जहां हम ऑफिशियली अपनी ओरिजिनल आइडल की वापसी की मांग करेंगे? ये एक ऐसी प्रोवोकेशन है जिस पर आने वाले सालों में कानून और इतिहास दोनों को जवाब देना होगा। और शायद तब तक ये कहानी आधी अधूरी ही रहेगी। सही कहा। तब तक के लिए भोजशाला के उन पुराने चिजल्ड पिलर्स ने आज अपना एक लंबा चैप्टर शांति से पूरा कर लिया है, लेकिन लगता है आखिरी चैप्टर लिखना भी बाकी है। दोस्तों, एक्सप्लोर करते रहिए और सवाल पूछते रहिए। आज के इस गहरी छानबीन में बस इतना ही।